बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चलते हैं जी। अब जरा अपने सिलेबस को लेकर पीएमडीसी एमडी कैट का ले लें या ले लें, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूनिट का जो टाइटल था ना वो डिफरेंट है। यानी यहाँ पर फर्स्ट यूनिट का टाइटल है ए सेलुलर लाइफ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए सेलुलर लाइफ लिखा हुआ है, बाकी बायोडाइवर्सिटी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप नम्स के सिलेबस की बात करते हैं तो वहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी लिखा नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले साल भी वही था, उससे पिछले साल भी वही था, और पीएमडीसी का भी वही था, बायोडाइवर्सिटी होता था। लेकिन अब ये है कि इन्होंने जस्ट अपना टाइटल चेंज कर दिया और ए सेलुलर लाइफ कर दिया। अब इन्होंने थोड़ी सी चीजें कम कर दी है, पहले वायरसेस की डिस्कवरी भी शामिल थी, वो नहीं रही। स्ट्रक्चर क्या हमें पढ़ना है कि पढ़ना, देखें अगर आप देखेंगे तो एक चीज मैं आपको ना शुरू पे क्लियर कर दूं। जो भी चीज आप लोगों ने तैयार करनी है, पढ़नी है, याद करनी है, वो सिलेबस को सामने रख के करनी है। कोई चीज सिलेबस से आउट आपने कोई नहीं करनी, ठीक है, ये पहले ही माइंड में रख ले। अब देखिए, क्लासिफाई वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर, यानी हमें फोकस किस 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 को करना है, किस चीज को क्लियर करना है, हमें वायरसेस की स्ट्रक्चर को क्लियर करना है। फिर उसके बाद डिजीजेस जो वायरसेस की हैं, जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, हमें उन्हें क्लियर करना है। फिर उसके बाद होस्ट की बेस पर क्लासिफिकेशन होती है। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड की बेस पर क्लासिफिकेशन होती है, क्या डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। मोस्टली हमने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पढ़ा होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा होता। इस तरह से हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए पढ़ा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा होता। तो उसकी बेस पर कौन कौन से वाले वायरसेस हैं, तो हमें उन सारे वायरसेस के नेम पता हो, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज। और उसके बाद फिर हमें स्ट्रक्चर क्लियर हो कि स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है, और उसमें फिर हमें प्रोटीन का कैप्सिड किस तरह का मिलेगा, उसकी शेप कैसी होगी, उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन होती है। यानी कि रॉड शेप वायरसेस हैं, सर्कुलर शेप वायरसेस हैं, हेलिकल शेप वायरसेस हैं, तो फिर आपको मालूम है टैडपोल शेप वायरसेस हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली नोट्स की तरफ, ठीक है। तो जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं वो इंशाल्लाह आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये है जी हमारे पास पहला चैप्टर, यूनिट 1 ए सेलुलर लाइफ। और यही यूनिट मैंने आपको कहा कि नम्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी के नाम से है, सारी चीजें ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने तो डिस्कवरी का, वायरसेस की डिस्कवरी का भी इसमें मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये पिछले सिलेबस में डिस्कवरी शामिल होती थी। लेकिन इसको आप छोड़ दें, आप डायरेक्टली आ जाए स्ट्रक्चर के ऊपर। अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के अंदर आप लोगों को बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले वायरॉन क्या होता है, यानी बेसिक टर्म्स हैं, यू नो कि वायरॉन, प्रायोन और वायरॉइड, ये तीन टर्म्स तो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स होती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। नंबर 1, वायरॉन क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल। अब कंप्लीट कब होता है, वायरॉन को कंप्लीट अगर पार्टिकल मैं कह रहा हूं तो कंप्लीट कब होता है, जब उसमें दोनों चीजें हों। दोनों चीजें से मुराद क्या है, उसमें प्रोटीन भी हो और उसमें न्यूक्लिक एसिड भी हो। अगर किसी के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, तो वो कंप्लीट नहीं है। इन अदर वर्ड्स वो वायरॉन नहीं है। लाइक प्रायोन है, प्रायोन के अंदर यू नो कि सिर्फ प्रोटीन होती है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, तो इसका मतलब वो वायरॉन की कैटेगरी में नहीं आएगा, या वो दूसरे वर्ड्स में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं होगा। यानी कि वायरस नहीं कह सकते हम उसको। अगर मैं किसी को वायरस कह सकता हूं ना, इनमें से वायरॉन में से, प्रायोन में से, वायरॉइड में से, तो वो वायरॉन को मैं वायरस कह सकता हूँ, वायरस जो है प्रायोन और वायरॉइड को नहीं कह सकता। तो अब मैंने आपको बता दिया, प्रायोन के अंदर न्यूक्लिक एसिड को नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन होती है। वायरॉइड जो होता है उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें आरएनए होता है, इवन डीएनए भी कोई नहीं होता, और उसमें प्रोटीन भी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि वायरॉइड भी वायरस नहीं कहला सकता, प्रायोन भी वायरस नहीं कहला सकता। तो आपको चार ऑप्शन देकर अगर पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरस, और आपको चार ऑप्शन में क्या कहा जाए कि ए ऑप्शन पर वायरॉन है, बी पर प्रायोन है, सी पर वायरॉइड है, और डेल्टा पे लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, वो ऑल ऑफ दीज को कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वायरस के चैप्टर के अंदर इन तीनों का नाम पढ़ा होता है, और उनको लगता है कि जो भी मैंने वायरस के चैप्टर में पढ़ा वो वायरस है, जो कि इंतहाई गलत बात है। तो इसी वजह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं कि मैं किस चीज को वायरस में शामिल करूंगा, किस में नहीं, किसको नहीं करूंगा। तो इसका मतलब जारी बात है, वायरस की क्लासिफिकेशन तो मैंने बाद में पढ़नी है ना, पहले तो मुझे वायरस का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। तो नंबर 1, वायरॉन। वायरॉन के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, कोर एंड कोड। अब कोर जो होता है वो अंदर वाली चीज को कहते हैं, कोड बाहर वाली चीज को कहते हैं। तो कोर क्या होता है, इनर पार्ट होता है। अब इसमें मैं किस किस को शामिल करूं, इसमें मैं जीनोम को भी शामिल करूंगा। जीनोम वायरस का या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। और फिर वो डीएनए अगर होगा तो हो सकता है डबल स्टैंडर्ड हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड हो। आरएनए होगा तब भी यही बात है कि हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है डबल। वो ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वायरसेस है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड कौन से वाले हैं। इस तरह से डीएनए की भी सारी आपको वो नेम्स क्लियर होने चाहिए, जो आपकी बुक में भी है, और फेडरल की बुक से भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको भी दूंगा। कोर प्रोटीन्स पर आ जाते हैं। अब ये जो अंदर वाली चीज है, देखिए प्रोटीन एक बाहर होती है, जो बाहर वाली होती है प्रोटीन उसको कैप्सिड बोलते हैं, उसको कोड कहते हैं, ठीक है। एक अंदर प्रोटीन्स होती हैं,
अगर न्यूक्लिक एसिड कोर में शामिल है ना, तो क्या प्रोटीन भी कोर का हिस्सा होता है? मोस्टली बच्चों को लगता है जी नहीं। यस, कोर प्रोटीन्स होती हैं जिसमें एंजाइम्स शामिल हैं। देखिए लिखा हुआ इंक्लूड वन और मोर एंजाइम्स दैट फैसिलिटेट द वायरस इन इट्स मोड ऑफ एक्शन विद होस्ट बॉडी। ठीक है, अब साथ आप लोगों को ये डायग्राम दिखाई गई है, ये आपको पता है कि इनवैलिड वायरसेस में अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो समटाइम ये भी होता है कि एक दफा ऐसा भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि शेप आपको दिखाकर ना वायरस का नेम पूछा जाता है समटाइम। लेकिन ये अभी फिलहाल मैं वायरॉन का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, तो आपको इस तरह की डायग्राम देखकर वो पूछ सकते हैं कि ये किसका स्ट्रक्चर है, वायरॉन का है, प्रायोन का है, वायरॉइड का है। तो अगर आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, बाहर आपको प्रोटीन का कोट नजर आ रहा है, अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली फिर ये वायरॉन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये पहली बात क्लियर होनी चाहिए। अब कोड पर आ जाते हैं। जो बाहर वाली कवरिंग होती है वो सिर्फ प्रोटीन की बनी होती है, और उसमें फिर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं। न्यूक्लिक एसिड किसी एक ही किस्म का होगा, ये चीज जरूर ज़हन में रख ले कि वायरस के पास अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो वो सिर्फ ओनली वन टाइप होगा, या सिर्फ आरएनए या सिर्फ डीएनए। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा हम कभी भी वायरस में नहीं दे सकते। हाँ, डिफरेंट टाइप्स की क्या चीजें हो सकती हैं वायरस के पास? प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स में कैप्सिड वाली प्रोटीन डिफरेंट होंगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर अगर इन्वेलप है उसमें वो डिफरेंट प्रोटीन होंगी, फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको डिफरेंट टाइप की मिलेंगी। तो इस तरह प्रोटीन की बहुत सारी टाइप्स वायरसेस में हो सकती हैं। जहां तक कैप्सिड की बात है तो ये मेन शेप जो होती है ना वायरॉन की, वो कैप्सिड पे डिपेंड करती है, इवन उसकी इन्वेलप पे भी डिपेंड नहीं करती। यानी किसी के ऊपर भी वायरस की इन्वेलप अगर इन केस होगी ना, तो वो सर्कुलर शेप कंसिडर होगा। लेकिन हमें उसको नहीं माइंड में रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि बैक्टीरियोफेज की शेप क्या है, तो मैं बैक्टीरियोफेज की शेप को उसकी कैप्सिड की शेप पर डिफाइन करूंगा। और मोस्टली हम उसको टैडपोल शेप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका हेड भी होता है, उसकी टेल भी होती है। अगर किसी में हेड और टेल नहीं है तो डेफिनेटली फिर उसका कैप्सिड या तो सर्कुलर शेप का होगा या रॉड शेप का होगा, या फिर सम टाइम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स शेप वायरसेस भी मिलते हैं, वो भी आगे जाके बात अभी होगी। तो कैप्सिड क्या है, ये उसको डेफिनेट शेप देता है, बाहर के कोड को कहते हैं। फिर ये किस चीज का बना होता है? प्रोटीन सब यूनिट्स का, नो कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स का नंबर जो होगा वो बड़ा स्पेसिफिक होता है हर वायरसेस के अंदर, और उसकी बेस पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देखें, मेरा मेन फोकस किस चीज पर होना चाहिए? क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ये जो सारा कुछ आपको मैं बता रहा हूं ना, ये आपको शायद लग रहा हो कि ये तो सिलेबस में शामिल नहीं, बट बच्चों ऐसा नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को पढ़ने से पहले हमें इन चीजों का क्लियर होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर की बेस पर जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे वायरसेस की, तो उसके स्ट्रक्चर में है क्या क्या, जिसकी बेस पर मैं क्लासिफिकेशन करूंगा। देखो, वायरसेस को आइडेंटिफाई हम करते हैं उसकी शेप की बेस पर, उसके न्यूक्लिक एसिड की बेस पर, नेक्स्ट कैप्सोमियर्स के नंबर की बेस पर। अब यहां पर आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। 162 वाला नंबर आपकी बुक में मौजूद है, विच इज हर्पस वायरस। देन 252 वाला मौजूद है, विच इज एडिनो वायरस। और फिर 32 वाला आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये 32 जो कैप्सोमियर्स का नंबर है ना, ये आपको फेडरल की बुक में मिलेगा, और ये पोलियो वायरस के कैप्सोमियर्स का नंबर है। तो इस तरह से नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स की बेस पर भी हम समटाइम वायरसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन आगे, इन्वेलप। इन्वेलप के हवाले से इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाले हवाले से, हमारा जो दूसरा टॉपिक है ना वायरसेस की क्लासिफिकेशन के अलावा जो हमारे सिलेबस में शामिल है, वो है HIV, एड्स का सारे का सारा टॉपिक। तो एड्स का वायरस जो है इनवैलिड वायरस है। तो हमें पहली बात तो इनवैलिड क्लियर होनी चाहिए। फिर आगे जाके हमने जब इंशाल्लाह HIV का वायरस पढ़ना है ना, तो उसमें हमें फिर ये स्पाइक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं, किस चीज की बनी होती हैं। सो फ्यू वायरसेस हैव एन एडिशनल लिपोप्रोटीन इनवैलिड। नंबर 1 ये पूछा जा चुका है, ये मैं आपको ना साथ साथ पास्ट पेपर्स का भी थोड़ा बहुत बताता रहूंगा, और वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं मटेरियल शेयर करूंगा। पास्ट पेपर्स का मटेरियल मेरे पास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। 2011 से ऑनवर्ड जितने पेपर हुए ना अभी तक, वो सारे का सारा मेरे पास बायोलॉजी का पोर्शन पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस ग्रुप के अंदर बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स को भी कहिएगा कि जरूर इसको ज्वाइन करें। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनवेलप किस चीज की बनी होती है, और उसमें ऑप्शन क्या थी? एक दफा लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या न्यूक्लिक एसिड। अब देखें यहां लिखा हुआ है लिपोप्रोटीन इनवेलप, यानी कि मैंने आपको ऐसे मेंशन किया हुआ फ्यू वायरसेस हैव एन एडिशनल लिपोप्रोटीन इनवेलप। तो हमारा तो आंसर होना चाहिए था लिपोप्रोटीन, लेकिन सपोज करें 4 ऑप्शंस के अंदर लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है, तो इन अदर वर्ड्स हम तो कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि हमने अगर पढ़ा हो लिपोप्रोटीन तो फिर हम आंसर क्या दें? तब आएगा बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, एक चीज माइंड में रख लें, सम टाइम आपको लगे कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, यानी आंसर तो लिपिड भी होना चाहिए था, आंसर प्रोटीन भी होना चाहिए था। देन मैं कंफ्यूज हो गया, तो मुझे उस टाइम बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, और बेस्ट ऑप्शन उसमें से उस वक्त क्या होगा मैं क्लियर कर दूं, लिपिड्स।
ये लिपिड बाइलेयर होती है, इन्वेलप जो होती है ना वो लिपिड बाइलेयर होती है। लेकिन उस लिपिड बाइलेयर के अंदर कि जिस तरह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप पढ़ते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो उसमें प्रोटीन एम्बेडेड फॉर्म में होती है। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता भी हूँ, जो HIV का स्ट्रक्चर है। मैं डायरेक्टली जरा उस पर जाता हूँ, ये हमारा वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन जो HIV का स्ट्रक्चर है ये है जी हमारे पास HIV का स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे तो इसमें बाहर एक बाई लेयर आपको दिखाई दे रही है, वो बाई लेयर ही इन्वेलप को बना रही है, और वो बाई लेयर किस चीज की है, वो लिपिड की है, वो खाली लिपिड की है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास चार ऑप्शन आ गए और इन्वेलप पूछ लिया गया ना, तो मैं लिपिड को आंसर दूंगा। अब उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये प्रोटीन्स एम्बेडेड फॉर्म में है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। फिर इनके नंबर होते हैं, जैसे कि HIV के अंदर इसका नंबर है GP41, GP120। ये ग्लाइकोप्रोटीन का एब्रिविएशन है GP। तो ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120, फिर इनका फंक्शन पूछा जाता है। ये आप देखें आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर तो है ही नहीं ये चीजें। GP41 नहीं है, GP120 नंबर नहीं है, तो क्या ये आंसर या ये चीजें आ सकती हैं आपके सिलेबस में शामिल हैं? यस बच्चों, आपके एमडी कैट के सिलेबस के अंदर आप लोगों का HIV का पूरा स्ट्रक्चर शामिल है। तो आप लोगों को ये चीजें कहां से क्लियर होंगी? आपको कुछ चीजें फेडरल की बुक से लेना पड़ेंगी, और मैं आपको इंशाल्लाह ये जो अभी नोट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये बड़ी मेहनत से मैंने बनाए हुए हैं, दिन रात एक करके। तो इसमें मैंने फेडरल की बुक का भी मटेरियल शामिल किया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक का भी मटेरियल शामिल किया हुआ है, और ये फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह नोट्स। यानी फ्री ऑफ कास्ट का मतलब पेड ग्रुप के अंदर जो चीजें आपको मिलेंगी वो फ्री में मिलेंगी, सारी बात है। अगर किसी और ने लेनी होंगी तो उसकी फिर हम पेमेंट लेंगे उनसे। मैं आपको बता रहा था कि ये हम दोबारा से आ जाते हैं इसी के ऊपर, कि इन्वेलप के अंदर जो चीजें होती हैं उसमें पहली बात तो लिपिड बाइलेयर होती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। यानी इन्वेलप के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिपिड नहीं होता, लेकिन अगर इन केस चार ऑप्शन आई तो हम लिपिड को आंसर देंगे। उसके बाद फिर आगे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स का मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता दिया। कुछ वायरसेस नेकेड वायरसेस होते हैं, यानी कि देखिए इन्वेलप की बेस पर हम वायरस की क्लासिफिकेशन जब करते हैं ना, तो दो तरह के वायरसेस होते हैं, एक होते हैं नेकेड वायरॉन्स या नेकेड वायरसेस, और एक होते हैं इनवैलिड वायरसेस। जो इनवैलिड वायरसेस होते हैं हम उनको दूसरा नाम क्या दें, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड वायरसेस। और अगर आप नेकेड वायरसेस को कोई और दूसरा नाम देना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। तो वायरसेस विच आर नॉट इन्वेलप्ड या नॉन इन्वेलप्ड, दे आर कॉल्ड एज नेकेड वायरॉन्स। और इन्वेलप्ड वायरसेस जिसके ऊपर इन्वेलप होती है। अब इसकी भी एग्जांपल हमें आगे जाके मिल जाएंगी, तो हमें पता हो कि फ्ला वायरस के ऊपर इन्वेलप है, फ्ला के ऊपर नहीं है। बाकी रिलेटेड टर्म्स में मैंने वायरॉइड्स अभी आपको पीछे बता दिया, बार बार मैंने बताया कि ये न्यूक्लिक एसिड है, जस्ट और जस्ट नेकेड RNA होता है, इसमें कोई प्रोटीन वगैरह कोई नहीं होती। सो विदाउट एनी प्रोटेक्टिव लेयर सच एज प्रोटीन कोड। विरुसॉइड्स, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया। देखिए चार टर्म्स हो गई हमारे पास, वायरॉन, वायरॉइड, विरुसॉइड और प्रायोन। अब प्रायोन का मैंने बता दिया, वो तो आपकी टेक्स्ट बुक में है, लेकिन ये जो विरुसॉइड है ये नहीं है। अब एक और चीज, पास्ट पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो सम टाइम एक ऐसे भी MCQs आए हुए हैं जिनमें ऐसी ऑप्शंस थी जो कि आपके यूं समझ लें कि दूर दराज से भी आपको कहीं से किसी ने ना बताई हो, यानी कि आपके बाप दादा को भी ना पता हो। ऐसी भी टर्मिनोलॉजी ऑप्शंस में आई हुई है पास्ट पेपर्स में, लेकिन उनको देखकर डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। वाई? बिकॉज वो आंसर नहीं होता। ये मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को ना यूं समझ लें कि ट्रिक बता रहा हूं आंसर देने का। देखिए जो MCQs की तैयारी है ना, यानी कि जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होता है, जैसे ये आपका MD कैट है, ये सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो उसके लिए आपको पढ़ने से ज्यादा उसकी टेक्निक्स पता होनी चाहिए। यानी हमें जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, मुझे आंसर नहीं आता, मैं राइट आंसर पर कैसे पहुंचूंगा, तो उसके लिए मेरे पास कोई टेक्निक्स होनी चाहिए। उनमें से एक टेक्निक होती है नेगेशन टेक्निक। नेगेशन टेक्निक क्या होती है कि आप लोगों को अगर इन केस चार ऑप्शंस हैं तो पहले तो ऑप्शंस को कम करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है ना। यानी चार में से दो को निकाल दें तो बाकी रह गया 50-50। जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति में आप देखते हैं, तो लाइफ लाइन्स में एक 50-50 होता है, तो वो दो ऑप्शंस बीच में से निकाल देते हैं, फिर आंसर देना ज्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने किन ऑप्शंस को बीच में से निकाल देना है, ठीक है, आंसर देते हुए, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं थी। ठीक है, अब इसके लिए फिर इसका मतलब शर्त क्या हुई कि आपको पूरी टेक्स्ट बुक थॉरोली पता हो। अगर किसी ने टेक्स्ट बुक को थॉरोली नहीं ना पढ़ा तो फिर वो कंफ्यूज भी होगा, उसके आंसर्स गलत भी होंगे। ठीक है, और जिसने पूरी थॉरोली बुक पढ़ी हुई है ना एक टॉपिक को, यानी आप पूरी बुक तो नहीं पढ़नी, जारी बात है, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, मैंने शुरू पर बताया है कि आपने सिलेबस से आउट नहीं जाना, उन टॉपिक्स को आपने बड़ा थॉरोली पढ़ना है, अपनी बुक से एक एक लफ्ज उसका पढ़ना है आपने। ठीक है, ताकि अगर इन केस कोई ऑप्शंस आए और हमें पता हो कि ये तो मेरी बुक में नहीं है, तो फिर मैं उसको बीच में से निकाल दूं, क्योंकि वो आंसर नहीं होगा। तो अगर चार ऑप्शन में विरुसॉइड का ऑप्शन हुआ ना, तो वो आंसर क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो आपकी बुक के अंदर है ही नहीं। ठीक है, विरुसॉइड का वर्ड। सो वायरॉइड का है, वायरॉइड का किधर है? वायरॉइड का ग्लॉसरी में है।
ठीक है, ग्लॉसरी। आप लोगों को मैं बता दूं कि ग्लॉसरी क्या है। ये बच्चों आप लोगों में से क्लियर है ना सारा कुछ? अभी मैसेज आया है व्हाट्सएप के ऊपर। आप में से तो नहीं किसी ने किया, मैं वो भी जरा चेक कर लूं कि सम टाइम होता है कि नहीं मैं पढ़ाता जा रहा हूँ और वहां पे पता चले कि जो है वो लेक्चर जो है किसी को सुनाई नहीं दिया। बच्चों जरा ये साथ साथ ना क्लियर करते रहा करें, कुछ चीजें जो है वो हमें पता हो कि आपको पता चल रही हैं कि नहीं पता चल रही। तो चैट्स पे आप जरा एक दफा कंफर्म कर दें, मुझे क्लियर हो जाए कि आपको आवाज सही आ रही है, समझ आ रही है। बस यस कह दें अगर आपको ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है सब कुछ, स्क्रीन भी सही है, आवाज भी सही है। चलें, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बता रहा था बच्चों, सुन ले दोबारा से वही बात, मैं दोबारा से आपको बता दूं, जरा क्लियर कर दूं वो बात कि जब चार ऑप्शंस में से ऐसी ऑप्शन हो जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है तो वो आप लोगों ने आंसर नहीं देना, ठीक है, उसको ऑप्शन में से निकाल देना। अब विरुसाइड वैसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टर्म आपको नहीं पता तो आपको आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। सर्कुलर सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डिपेंडेंट ऑन वायरसेस फॉर एप्लीकेशन। एक तो होता है वायरसेस अपनी रेप्लिकेशन के लिए अपने होस्ट को यूज करता है, ठीक है। अब एक चीज ऐसी होती है जो कि बेसिकली जैसे हम कह लें कि वो पैरासाइट होती है। एक तो होता है ना कि वायरस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, कि आपको पता होना चाहिए इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, यानी ये कभी भी आर्टिफिशियल मीडिया पे कल्चर के पे ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, ये हमें हमेशा अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि वायरसेस पर डिपेंड कर रहा है। वायरसेस तो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर, और एक और चीज भी आ जाए सेल के अंदर, अब वो चीज अपनी रेप्लिकेशन के लिए वायरसेस के ऊपर डिपेंड कर रही हो, ठीक है, अदर देन वायरसेस। तो अदर देन वायरसेस, अगर कोई सेल के अंदर कोई ऐसी चीज आ गई जो वायरसेस पर डिपेंड कर रही होगी फॉर एप्लीकेशन, और तो उसकी भी रेप्लिकेशन बीच में हो रही होगी, तो हमें सम टाइम कंफ्यूजन हो रही है ये कौन आ गया बीच में, वायरस। यानी कि सम टाइम माइक्रोस्कोप के अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ब्लड वगैरह सैंपल वगैरह, तो उसमें आप लोगों को वायरसेस के अलावा भी कुछ अगर इन केस दिखाई देता है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर के नजर नहीं आते डेफिनेटली। आप लोगों के पास जो है वो टेक्निक्स होनी चाहिए उनको ऑब्जर्व करने की। पीसीआर एक टेक्निक है जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं या उसका पता चलाते हैं। एनीवेज, विरुसाइड्स जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि वायरसेस पर डिपेंड कर रही होती है अपनी रेप्लिकेशन के लिए, लेकिन क्योंकि इसमें भी प्रोटीन कोई नहीं होता, दैट्स वाई ये भी वायरॉन में शामिल नहीं होगा, ये भी वायरस नहीं कहला सकता। और फिर प्रायोन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रायोन क्या है, ये जिसके पास सिर्फ प्रोटीन होती है। दीज इलोंगेटेड फिब्रल्स ग्रीन कलर के होते हैं, और ये भी बुक में देखें कोई नहीं लिखा हुआ ग्रीन के हवाले से, आर बिलीव टू बी एग्रीगेशंस ऑफ द प्रोटीन दैट मेक्स अप द इन्फेक्शियस प्रायोन। यहां तक हो गई जी बात स्ट्रक्चर के हवाले से, क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस हमारे सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन ये सारा कुछ बताया है जो मैंने आपको, ये अगर नहीं क्लियर नहीं पता तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को समझना और उसको याद करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नंबर वन, क्लासिफिकेशन की जो बेसिस है ना वो कौन कौन सी है? मार्फोलॉजी। अभी जो हमने सारा कुछ पढ़ा है ना, स्ट्रक्चर जितनी भी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सारी मार्फोलॉजी में शामिल थी। उसके बाद जीनोम टाइप। जीनोम टाइप का मतलब वही न्यूक्लिक एसिड है या आपको डीएनए है या आरएनए है, फिर वो सिंगल स्टैंडर्ड है, फिर वो डबल स्टैंडर्ड है। तीसरी बात आ जाती है मोड ऑफ एक्शन। अब मोड ऑफ एक्शन के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या वो वायरस जो है वो सेल के अंदर पूरे का पूरा कंप्लीटली जाकर अपनी रेप्लिकेशन करता है, या अपनी कोई एक चीज बाहर आने देता है बाकी चीजें अंदर भेज देता है। जस्ट लाइक बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का मोड ऑफ एक्शन जो होगा वो दूसरे वायरसेस से डिफरेंट किस तरह से है कि बैक्टीरियोफेज पूरे का पूरा सेल के अंदर दाखिल नहीं होता, ठीक है। के लिए वो अपने प्रोटीन कैप्सिड को बाहर ही रखता है और जस्ट न्यूक्लिक एसिड को सेल के अंदर भेज देता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा एचआईवी की, एचआईवी अपना पूरे का पूरा कैप्सिड अंदर भेज देता है। हाँ, इन्वेलप उसकी भी अंदर नहीं जाती, इन्वेलप के स्पाइक्स अंदर एंटर हो जाते हैं, लेकिन असल में वो न्यूक्लियो कैप्सिड अंदर चला जाता है, यानी वायरॉन चला जाता है। वायरॉन में इन्वेलप शामिल नहीं है। अगर इन्वेलप है तो मैं इसको इन्वेलप्ड वायरॉन का नाम दूंगा, अदरवाइज मैं सिर्फ अगर वायरॉन कह रहा हूं तो उसमें इन्वेलप शामिल नहीं है। तो इस वजह से अगर न्यूक्लियो कैप्सिड अंदर चला गया, यानी न्यूक्लिक एसिड भी चला गया, कैप्सिड भी चला गया, तो मैं ये कह सकता हूँ होल वायरॉन एंटर हो गया। ये मोड ऑफ एक्शन है। फिर मोड ऑफ एक्शन में दूसरी चीज क्या आती है कि क्या वो डिजीज काज करेगा या नहीं करेगा, क्या वो फैटल डिजीज काज करेगा, यानी कि क्या वो फैटल कंसिडर होगा या नहीं होगा। फिर इस तरह से उसका मोड ऑफ एक्शन जो होगा वो एपिडेमिक डिजीज काज करेगा या वो नॉर्मल कोई डिजीज काज करेगा। ये सारी चीजें मोड ऑफ एक्शन का हिस्सा होती हैं, ठीक है। तो इसकी बेस पर भी हमने वायरसेस को क्लियर करना होता है, उनके नेम्स याद करने होते हैं। नंबर वन, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहली चीज जो मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ वो होस्ट की बेस पर, ठीक है। तो होस्ट की बेस पर क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी की बेस पर क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट जीनोम और मोड ऑफ एक्शन। अब होस्ट की बेस पर तीन तरह के वायरसेस हैं, ये बड़ी सिंपल सी बात है। बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को अटैक करते हैं,
और नंबर 2 पर आ जाते हैं प्लांट वायरसेस। अब प्लांट वायरसेस के अंदर आप लोगों को कुछ नॉलेज के हवाले से चीजें मैंने ऐड की हुई है, ये फेडरल की बुक से ऐड हुई है। ये मैंने ये नहीं कि खुद से कर दी हुई है, मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं कि आप लोगों को कुछ बातें टेक्स्ट बुक से क्लियर होंगी, कुछ बातें फेडरल। और जो नम्स का कह रहे थे ना शुरू पर के सर नम्स की भी तैयारी, बच्चों नम्स की प्रेपरेशन के अंदर हमें फेडरल को ज्यादा फोकस करना है, ये थोड़ा डिफरेंस है। यानी पीएमडीसी का और नम्स का जो बेसिक डिफरेंस ना वो ये है कि आपको नम्स की प्रेपरेशन करते हुए ज्यादा फोकस करना होता है फेडरल की बुक को। और जहां तक पीएमडीसी एमडी कैट की बात है तो वहां पर आपने प्रेपरेशन करते हुए अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना होता है, यानी आपके प्रोविंस के अंदर जो पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो उसको आपने ज्यादा फॉलो करना होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों की तैयारी के अंदर। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्लांट वायरसेस में लिखा हुआ है मोर देन 200 टाइप्स ऑफ प्लांट वायरसेस या प्लांट डिजीजेज आर नॉन। सो मैनी प्लांट वायरसेस हैव रॉड शेप कैप्सिड लाइक टीएमपी है एटसेट्रा। ठीक है, आप लोगों की बच्चों मीटिंग जो है ना मेरे साथ 10 मिनट में वो कह रहा है एंड होने वाली है, तो मैं कोशिश करता हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर इसको वाइंड अप कर देता हूँ आज के लेक्चर को, और इंशाल्लाह एचआईवी वाला जो लेक्चर है वो हमारा कल है। तो मैं जल्दी से बातें बाकी की बता देता हूँ आपको, ये नोट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे आपके ग्रुप के अंदर, आप उनको फिर खुद से भी पढ़ लीजिएगा, सिर्फ समझाने वाली बातें मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं एनिमल वायरसेस। सो दीज अकर एज पैरासाइट इन एनिमल्स एंड काज डिजीजेज इन एनिमल्स। एग्जांपल याद रखनी है आपने, जैसे प्लांट वायरसेस की एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल है टीएमबी। इसके अलावा पोटैटो येलो ड्वार्फ वायरस है, और फिर अब आप एनिमल वायरसेस की एग्जांपल में आ रहे हैं तो स्मॉल पॉक्स है, को पॉक्स है, बहुत सारे हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं जरा नीचे, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड की बेस पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो शेप को मार्फोलॉजी को माइंड में रखते हुए हेबिकल कैप्सिड की एग्जांपल में हमें टोबैको मोज़ैक वायरस का नजर आ रहा है नाम, पॉलीहेड्रल कैप्सिड में एडिनो वायरस। अब देखें एडिनो वायरस का नाम आपकी बुक में है, बट आपको ये नहीं पता कि उसकी शेप एक्चुअली क्या है। वो आपको ना एक पेज आपको मिलता है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जहां पर वायरसेस की शेप्स दिखाई हुई हैं, उन सारे वायरसेस के नेम जरूर देख लीजिएगा कौन किस शेप का वायरस है। ठीक है, इनवायरल वायरसेस के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस है, बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर अभी जस्ट एक एग्जांपल दी गई है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में जितने वायरसेस हैं उनका पता होना चाहिए कि क्या इनके ऊपर इन्वेलप है या नहीं है। कम्प्लेक्स कैप्सिड जो है वो बैक्टीरियोफेज को हम कहते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे पास आ गई कैप्सिड की बेस पर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, यानी कि वही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डी डबल स्टैंडर्ड। ये देखें अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर तो स्मॉल पॉक्स वायरस की एग्जांपल है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर दो नाम याद रख ले, माइल्ड रैश वायरस, जेमिनी वायरस। ये दोनों फेडरल की बुक में मौजूद हैं, माइल्ड रैश वायरस और जेमिनी वायरस। इस तरह से डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर आप देखें डायरिया वायरस है, रोटा वायरस है, ये दोनों डबल स्टैंडर्ड आरएनए हैं। हमें लगता है आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फिर इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर मैसेंजर आरएनए, सर्व एज अ मैसेंजर आरएनए जो बिहेव करता है वो है रूबेला वायरस। इसी तरह से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो टेम्पलेट के तौर पर बिहेव करता है फॉर द डीएनए सिंथेसिस, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट होता है कि रेट्रोवायरसेस किनको बोलते हैं, जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो, जस्ट लाइक एचआईवी। तो एचआईवी इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज वेल एज रेट्रोवायरसेस। तो उसकी भी एग्जांपल में आता है फिर ऑनको वायरस, ट्यूमर वायरस, इन सब के अंदर हम एचआईवी को भी रखते हैं और रेट्रोवायरसेस को भी रखते हैं। अब ये एक चार्ट है, एक टेबल बना हुआ है आरएनए की वायरसेस की बेस पर, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक दफा गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ माइंड में रह जाता है। इंपॉर्टेंस किनको देनी है, आप देखिए इतने नाम भी याद नहीं होते ना हमें, जैसे ये येलो फीवर है, डेंगू फीवर है, वेस्ट नाइल फीवर है, हमें इतने नाम अगर इनके से याद नहीं होते, मैं क्या करूंगा अपनी टेक्स्ट बुक में देखूंगा कौन कौन से वाली वायरसेस, कौन सी वाली डिजीजेस लिखी हुई हैं, तो उन वायरसेस के नाम और उन डिजीजेस के नेम से रिलेटेड वायरसेस मुझे जरूर याद हो, फिर उनका मुझे पता हो कि वो आरएनए है, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना एडिनो वायरस पीछे आया ना, अब देखिए यहाँ पर पिकोमा वायरस और पिको आरएनए वायरस, ये पिकोमा वायरस आपकी बुक में है, शेप के अंदर बकायदा तौर पर उसका नाम लिखा नजर आ रहा है आपको होगा। तो ये देखें ये किस कैटेगरी में आता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की कैटेगरी में आता है, लेकिन एक है प्लस स्ट्रैंड, एक है माइनस स्ट्रैंड। जो प्लस स्ट्रैंड होते हैं वो नॉन इन्वेलप्ड इन्वेलप्ड दोनों होते हैं, और जो माइनस स्ट्रैंड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेलप्ड होते हैं। अब ये प्लस स्ट्रैंड क्या है, ये माइनस स्ट्रैंड क्या है, बेसिकली क्या होता है कि कोई अपने आरएनए से डीएनए बना सकता है, कोई अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, कोई रेप्लिकेट नहीं करता, वो डीएनए पे डिपेंड करता है। तो इसकी बेस पर फिर हम इनको ये रखते हैं। लेकिन प्लस स्ट्रैंड का मतलब क्या होगा कि जिसमें नॉन इन्वेलप्ड इन्वेलप्ड दोनों आ जाते हैं, और माइनस स्ट्रैंड में सिर्फ और सिर्फ इन्वेलप्ड आते हैं, और उसके बाद फिर उनकी एग्जांपल्स हैं। लेकिन ये सारे नाम याद ना करें, रेब्डो वायरस का नाम जरूर याद रहना चाहिए, रेबिस काज करता है, यू नो कि ये जो चार्ल्स चैम्बरलैंड था उसने जो डिस्कवर किया था ना वायरस, वो यही वाला था रेब्डो वायरस।
तो रेब्डो वायरस रेबिस काज करने वाला वायरस क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड माइनस स्ट्रैंड आरएनए। ये पूरी बात पता हो हमें। और इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर आ जाएंगे तो फिर ये रियो विरिडी लिखा हुआ है, लेकिन पीछे भी मैं आपको कुछ नाम बता चुका हूँ। सिमिलरली ये डीएनए के हवाले से जो हमारे पास टेबल है, ये भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको वही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कौन आ रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कौन आ रहा है। अब इसमें जो नेम आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं वो जरूर, जैसे स्मॉल पॉक्स का नाम आपकी बुक में मौजूद है तो आपको पता होना चाहिए, वो सिंपल सी बात है, इनवैलिड वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, ठीक है। और इस तरह से एडिनोविरिडी, एडिनोविरिडी जो है वो भी डीएनए वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड वायरस है, कॉमन कोल्ड काज करता है। सो ये हमारी बुक में मौजूद है नाम। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन की मेन मेन चीजें। बाकी मैं इंशाल्लाह जी नोट्स आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। अब यहां तक बच्चों आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ ले। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हमारा जो लेक्चर होगा उसमें वायरल डिजीजेस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एड्स को हम डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन, कोई बात पूछनी हो आप लोगों ने यहाँ तक?